हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये छोटा चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म हाइड्रोजन का सिंबल है H है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखते हैं H2, हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन के बारे में आपने देखा होगा कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है और ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है हाइड्रोजन के बारे में, और ये हाइड्रोजन किस तरह से केमिकल रिएक्शन शो करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, आप सब जानते हैं, और सबसे हल्का एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, प्रोटॉन कितना है, एक, और न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 0। ये आप लोगों को पता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो नाम है हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बना है दो टर्म से, हाइड्रोजन, एक टर्म है हाइड्रा और एक है जन, जीनस। जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, मेकर, बनाना, और हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। तो इसका मतलब होता है वाटर, H2O, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या मेकर, बनाना। ठीक है, तो जो वाटर है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन गैस से बनता है। H2 प्लस O2 इक्वल टू ट्वाइस H2। हम अगर इसको बैलेंस करके लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये वाटर बनाने में जो हाइड्रोजन गैस है इसको यूटिलाइज करते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें या हीट कर दें तो हाइड्रोजन गैस O2 गैस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का जो नाम हाइड्रोजन किसके भी यहाँ पर रखा है, हाइड्रा मीन्स वाटर, और जन का मतलब मेकर। ठीक है, इसको कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट है कैवेंडिश, उसने इसको डिस्कवर किया, कैवेंडिश ने। और ये इनफ्लेमेबल एयर, इनफ्लेमेबल एयर के नाम से इसको हम जानते हैं। ये ज्वलनशील है, इजीली विस्फोट के साथ जलती है, आवाज करती है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। जब इसको जलाते हैं तो एक आवाज के साथ ये जलता है, जैसे क्रैकर होते हैं ना, पटाखे होते हैं, कैसे जलते हैं उस तरीके से। तो इसको हम क्या बोले, इनफ्लेमेबल एयर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जिसमें एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 1, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। इसको किसने डिस्कवर किया, कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन नाम क्या रखा, हाइड्रा प्लस जन। हाइड्रा का मतलब वाटर और जन का मतलब है बनाने वाला, ये वाटर बनाने वाला है। इस तरह से रिएक्शन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं इसका, और इसको इनफ्लेमेबल एयर बोलते हैं, क्योंकि जब इसको जलाते हैं तो ये पटाखे जैसी आवाज के साथ जलता है। ये थोड़ी इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन मिलता कहाँ है सबसे ज़्यादा। तो हम रिलेटिव अगर इसकी बात करते हैं, रिलेटिव अबंडेंस की, कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। तो ये यूनिवर्स, सन एटमॉस्फेयर, और हम बात करते हैं अर्थ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस लिख रहा हूं, रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा 92%। अगर रिलेटिवली अगर कंपेयर करें तो ये यूनिवर्स में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सन एटमॉस्फेयर में, उसके बाद में हम अर्थ मिलेगा। और अर्थ में जो मिल रहा है हाइड्रोजन वो डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म में मिल रहा है, कंपाउंड्स फॉर्म में। जैसे हम बात करते हैं H2O फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन फॉर्म में जैसे CH4, ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6, इस तरह से अलग अलग कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। तो रिलेटिवली अबंडेंस की बात करें कि तीनों फॉर्म में कहाँ कहाँ पर, यूनिवर्स में, सन एटमॉस्फेयर में, और आपको पता है अर्थ में, अगर ये तीनों को कंपेयर करें तो इनकी अबंडेंस का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा किस में है, यूनिवर्स में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं रिलेटिव अबंडेंस के अलावा, अगर मैं ये बोलूं कि बाई मास, वजन के अकॉर्डिंग ये कितना परसेंट होता है, तो यूनिवर्स में ये 70% होता है बाई मास।
अगर वजन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो वजन के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में कितना परसेंट होता है? 70% हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताई। तो इनफ्लेमेबल एयर किसको बोलते हैं? आप बोलेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और हाइड्रोजन का मतलब नाम क्या है? हाइड्रा प्लस जन, वाटर पैदा करने वाला, वाटर बनाने वाला, इस तरह इसका नाम रखा। अब हम बात करते हैं इसको बनाने के मेथड, प्रिपरेशन ऑफ H2। ठीक है, तो ये बनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजन है वो इस फॉर्म में, ये तो क्या है? एटॉमिक फॉर्म है। दिस इज एटॉमिक फॉर्म। इस फॉर्म में ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। आपको पता है कि एटम बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, और एटम्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन इस तरह से, दो हाइड्रोजन एटम रिएक्शन करके H2 मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन है, या यूँ बोल सकते हैं हाइड्रोजन कैसा? डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस इस फॉर्म में रहता है। तो आपसे पूछे सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है? सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का नॉन मेटल कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। ओके, अगर गैस की बात करें तो H2 गैस और हीलियम गैस, ये दो तरह की गैस हैं। ये भी गैसियस फॉर्म में होता है और ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अगर इनमें दोनों में कंपेयर करें सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है। ठीक है, क्योंकि इसका मास क्या होता है? आपको पता है हीलियम का मास कितना होगा? 4, और हाइड्रोजन दोनों का मिलाकर के जो वजन होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो एब्सेंट होता है। तो इसमें एक एलिमेंट H और H, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? एब्सेंट। इसका मास कितना? 1। इसका मास कितना है? 1। तो टोटल मास कितना होगा? H2 का 2। ठीक है, तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस में सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? तो आप बताएंगे। कई बच्चे हीलियम कर देते हैं, उनको ये याद करा रखा है कि सबसे हल्की गैस हीलियम है। नहीं, हीलियम से भी हल्का कौन सा है? हाइड्रोजन। तो चलिए अब हम देख रहे हैं, इसकी बात कर रहे थे कि H2 है वो हाइड्रोजन और H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? मॉलिक्यूलर फॉर्म स्टेबल है। तो आपसे पूछें कि स्टेबल क्यों, उसकी वजह क्या है? तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज क्या? बहुत छोटी, स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। बहुत छोटी साइज होने की वजह से ये दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और जब जिसकी डिस्टेंस कम होती है और एक डिस्टेंस जैसे A और A के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो आपको पता है जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसको डिस्कनेक्ट करना क्या होता है? आसान होता है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? थोड़ी जरूरत पड़ती है, आसानी से इसको क्या कर देगा? कट कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या, लेंथ छोटी है, शॉर्ट लेंथ है, इसलिए इसको डिस्कनेक्ट करना थोड़ा टफ है। इसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि H2 स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। और हाई क्यों है? ड्यू टू शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। तो स्टेबल क्यों हुआ? क्योंकि H2 में दो हाइड्रोजन एटम के बीच का जो लेंथ है वो बहुत कम है। छोटा बॉन्ड लेंथ होने की वजह से उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये हाइड्रोजन क्या है? स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन, हाइड्रोजन को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एक तो आपको याद रखना है, इसको जो हमेशा याद रखिए कि मेटल की रिएक्शन, अगर आप कोई एक्टिव मेटल है तो उसकी रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं एक्टिव मेटल जैसे एसिड के साथ करा रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस जरूर मिलेगी। तो एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्या प्रोड्यूस करती हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं इसमें पहली रिएक्शन लेता हूं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं जिंक और H2SO4। ठीक है, तो आपको पता है कि ये लेबोरेटरी मेथड भी है, दिस इज लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, तो जिंक क्या करता है, जैसे ही H2SO4 के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक सल्फेट, ये साल्ट बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साल्ट बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पर ये H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो जिंक की जब H2SO4 से रिएक्शन करूँ तो क्या होगा?
जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। ये लेबोरेटरी मेथड भी है। इसके अलावा आप देखिए, अगर मैं बात करता हूँ SN और HCl की बात करता हूँ, मान लो 2 HCl ले लेता हूँ, ठीक है, तो SnCl2, अगर 4 यूज होते तो SnCl4, तो ये SnCl2 बनाएगा और ये क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी, ठीक है। ये तो ऐसी जो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन बन रही है, तो ये हाइड्रोजन आपको पता है कि रिडक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन बनने की वजह से ये जो मिक्सचर है उसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम में ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हैं। और इस दौरान जो बनने वाली जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में, क्योंकि जो पहले एक्चुअली क्या होता है कि जब रिएक्शन कर रही होती है ये, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन की है, ठीक है। तो आपको पता है ये सल्फेट SO4-2 और ये क्या होगा, H, तो मैं लिख सकता हूँ 2H+, ठीक है। और ये जिंक है वो Zn+2 और क्या निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये आपस में क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। अब देखिए यहाँ पर H+ ने ये इलेक्ट्रॉन लिया, H+ अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनेगा, H, ओके। इसी तरह से दूसरा H+ एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो क्या बन जाएंगे, 2H बन जाएंगे। ऐसे H को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, या बोल सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अब ये आपस में रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, H2 गैस बनाते हैं इस तरह से। तो आपको याद रखना है कि जब इन तरह की रिएक्शन में हाइड्रोजन बनती है तो उस हाइड्रोजन को हम क्या बोल सकते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो इन रिएक्शंस में जो भी हाइड्रोजन बन रही है वो सब की सब कैसी हैं, नेसेंट। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी कि मेटल के साथ, जिंक के साथ आपने H2SO4 की रिएक्शन कराई, जिंक के साथ आपने क्या किया, H2SO4 की रिएक्शन की, तो क्या बना, जिंक सल्फेट और H2। दूसरा हमने पढ़ा, एक तो जिंक के साथ प्लस H2SO4, दूसरा हमने क्या पढ़ा, बोलिए, हमने बात की SN के साथ HCl ले लिया। और हम पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कोई अल्कोहल लेता हूं, जैसे CH3 CH2 और OH, एथेनॉल, ठीक है, और मैं इसकी सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराता हूं, ठीक है। तो इधर देखिए ये कैसी रिएक्शन होगी, अगर मैंने यहाँ लिखा CH3 CH2OH और ये सोडियम, ठीक है, तो सोडियम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाएगा, Na+ और ये इलेक्ट्रॉन, एक्टिव मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। Na+ अब क्या करेगा, इसको H को रिप्लेस करेगा और CH3 CH2 जब रिप्लेस करेगा तो यहाँ से एसिडिक नेचर की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसलिए H+ निकलेगा और ये ON है, ये तो सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। और जो H+ निकल रहा है वो H+ ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, एक नेसेंट हाइड्रोजन बना देगा। ऐसे ये 2 रिएक्शन हुए, 2 मॉलिक्यूल इसके हुए, 2 इसके हुए, तो 2 ये बन जाएगा और 2 H इसके बन जाएंगे, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन करके आपस में क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिए, 2 सोडियम के, तो 2 सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा, CH3 CH2ONA, और 2 H निकले वो आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। तो इस तरह से अल्कोहल की रिएक्शन भी आप किससे करा दें, एक्टिव मेटल के साथ करा दें तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके अलावा आप देखिए कोई भी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, सेम ऐसी रिएक्शन उसके साथ भी होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी एसिड है तो H+ निकालेगा। इसकी भी आपने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराई, जैसे सोडियम के साथ कराई, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, आपको पता है इस तरह से Na+ बनाता है, और ये ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से H को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बन जाएगा RC+O और Na, ये एल्कोक्साइड कार्बोक्सिलेट बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो ये H+ निकला वहाँ से, H+ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, H बना देगा। अगर ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिए, इसके 2 लिए, तो 2 सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेंगे, और इस दौरान 2 नेसेंट हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, ठीक है, ये ऐसे 2, और आपस में रिएक्शन करके ये 2 क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, ये लोग H2 गैस बना देंगे, ठीक है। तो इन रिएक्शन से आप देख रहे हैं क्या बनना है, गैस बनना है। तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। जनरली हम क्या बात करेंगे कि मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2, ये याद रखना। ये मेटल S ब्लॉक की हो सकती हैं,
जिंक हो सकता है, ठीक है, इस तरह के हम मेटल। तो ये तो आपको ये रिएक्शन देखनी नहीं है, और थोड़ा आइडिया लेने के लिए मैंने ये चीज़ लिख दी कि मेटल एसिड से रिएक्शन करके क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस H2 गैस दे रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्टिव मेटल होती हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेंगे, एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, वो मेटल होते हैं जिनके ऑक्साइड खुद क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन करके क्या नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। चलिए और देखते हैं कुछ मेटल कैसे होती हैं। एक तो ये हमने पढ़ा, पहला हमारा जो कंसेप्ट बना वो क्या बना, मेटल कि किससे रिएक्शन कराओ आप, एसिड के साथ रिएक्शन करो, क्या बना, सॉल्ट प्लस H2। एक तो हमें ये ध्यान रखना है, एक तो पॉइंट ये बना हुआ है। अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि मेटल की रिएक्शन आप एसिड से न करा करके बेस से कराओ, जैसे मैं NaOH ले लेता हूँ, KOH ले लेता हूँ, तो उससे भी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा जिसको ऑक्सो साल्ट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो अब आपको इस पे भी हमने NaOH के साथ रिएक्शन में खूब सारा पढ़ा है। तो ये मेटल कौन सी हो सकती हैं, ये वो मेटल होंगी कि जिनके ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। या वो मेटल जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो हम जनरली हम जो रिएक्शन लेने वाले हैं वो कैसे ले रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन लेके। ये वो मेटल हैं जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, तो इसलिए बेसिक ऑक्साइड कैसे रिएक्शन करेंगे, एसिड से। या ये वो मेटल है जिनके ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे जिंक वगैरह, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इस पर, जैसे रिएक्शन हमने ये भी खूब पढ़ी है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर जिंक और NaOH के साथ रिएक्शन। तो एस ब्लॉक में मैंने पढ़ा है कि जिंक NaOH से रिएक्शन करके आपको पता है पहले वाटर से रिएक्शन करेगा, और जिंक ये क्या बनाता है, ऑक्सो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हमने डिटेल से जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, आप उसको देखिए। तो मैं वहाँ डिटेल से पढ़ाया इस ब्लॉक में किस तरह से जिंक है NaOH से रिएक्शन करेगा और कैसे ऑक्सो साल्ट बनाएगा। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है या सोडियम जिंकेट बनाता है, ये लो Na2ZnO2 प्लस H2। ये डिटेल से आप इस ब्लॉक की रिकॉर्डिंग देखिए, वहाँ डिटेल से मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये मेटल है जिंक के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सो साल्ट्स बनाते हैं। तो सोडियम जिंकेट बनाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ NaOH रिएक्शन करेगा तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, NaAlO2, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना था, AlOH OH OH और OH। फिर हमने क्या किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला H और यहाँ से OH। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, NaAlO2 ऑक्सो साल्ट, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और साथ में कौन सी गैस दे रहा है, H2 गैस दे रहा है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। इसी तरह से हमने स्टेनलेस की बात की थी, NaOH के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि Sn के साथ 4 OH जुड़ गए थे, ठीक है। इस पर +2, ये माइनस माइनस माइनस, तो कितना नेट चार्ज कितना हुआ, -2। तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, Na+2 Na+1। तो इसे 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएंगे इसके। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ से H2O निकलेगा, तो हमने क्या लिखा था इसका, Na2SnO2 प्लस H2 सोडियम स्टेनेट। ये सब मैंने एस ब्लॉक में आपको रिएक्शन दिखाई है, कैसे रिएक्शन करनी है। तो एस ब्लॉक में आप देख सकते हैं डिटेल से कि किस तरह से रिएक्शन होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जिंक के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, स्टेनलेस के साथ, लेड के साथ, Pb के साथ NaOH के रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा प्लम्बेट, Na2PbO2 प्लस H2। ये सब के सब रिएक्शन हमने पहले पढ़ी है, फिर से रिवाइज हुई। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन की रिएक्शन, हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ। तो साल्ट बनने हैं, साल्ट भी जनरली कैसे बनने हैं, ऑक्सो साल्ट बनने हैं। कैसे, ऑक्सो साल्ट जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और साथ में कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो 2 देखा आपने। इसके अलावा आपने वहां पर पढ़ा था एक बेरिलियम के साथ फ्यूज कर रहे थे, बेरिलियम बोरॉन को फ्यूज करके हम क्या बना रहे थे, बोरॉन का ऑक्साइड बना रहे थे। तो बोरॉन के साथ भी हम क्या कर रहे थे, ये भी हमने बोरॉन प्लस KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करा करके, ठीक है। तो हम क्या बना रहे थे, K3BO3 प्लस H2। हम फ्यूज लिख रहे थे यहाँ पर। तो फ्यूज का मतलब क्या होता है, हमने वहाँ पर पढ़ा है डिटेल से,
ठीक है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस बनाने के कई मेथड हैं। इसके अलावा आप हाइड्रोजन गैस कैसे बना सकते हैं? कुछ ऐसी रिएक्टिव मेटल होती हैं, रिएक्टिव मेटल जैसे ग्रुप फर्स्ट की मेटल है, ग्रुप फर्स्ट, या कुछ ग्रुप सेकंड की। जैसे हम बात कर रहे थे कि ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो हम लिथियम का तो हाइड्रोक्साइड बनता है, वो क्या करेगा बाद में ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। इसी तरह से ग्रुप सेकंड के जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ये ऐसे डायरेक्ट रिएक्टिव मेटल हैं। ये क्या करेंगे, ये मेटल डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करके तो क्या बनेंगे, NaOH और प्लस H2 गैस बना रहे थे। ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा है S ब्लॉक में, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको बैलेंस कर दीजिए, इस तरह से क्या बनेगा, NaOH प्लस H2, ये ऐसा रहने दीजिए, ठीक है। आप जैसे कैल्शियम का लिया था, कैल्शियम को आपने क्या किया, H2 से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक। तो कुछ मेटल्स हैं जो डायरेक्ट क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करके क्या बना रही हैं, बोलिए, अपना साल्ट, अपना बेस, और क्या बना रही हैं, H2 गैस बना रही हैं। तो ये रिएक्शन हमने S ब्लॉक में पढ़ी, सब रिवाइज हुई। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार पूछ लेते हैं कि कोल्ड वाटर से कौन रिएक्शन देगी, बॉइल्ड वाटर से कौन सा रिएक्शन देगा, ठीक है। और कुछ तो वाटर से रिएक्शन भी नहीं देंगी। तो याद रखना कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर सकती हैं, रिएक्शन दे सकते हैं। और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्कलाइन मेटल क्या होती है, जो ऐसी मेटल जो वाटर से रिएक्शन करके क्या देते हैं, अल्कलाइन स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, और साथ में वो क्या देते हैं, H2 देते हैं। तो ये सब हमने S ब्लॉक में पढ़ा। तो ये हाइड्रोजन बनाने के हमने थोड़े मेथड देखे और अब देखते हैं, नोट कीजिए इनको। तो ये देखा कि अपन ने किस तरह से ये मेटल से वाटर के साथ रिएक्शन करके, देखो एक तो मेटल एसिड के साथ, मेटल बेस के साथ, और मेटल क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2 गैस बना रहा है। अब कभी कभार आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि अभी आपने जो वाटर के साथ रिएक्शन देख रहे हैं उसमें ये पूछेगा, वाटर के साथ जो रिएक्शन देख रहे हैं उसमें ये पूछेगा कि कोल्ड वाटर के साथ कौन सा देगा और हॉट वाटर के साथ कौन सा, और स्टीम के साथ। तो आपको 3 कैटेगरी में मैं बता देता हूँ, इनको याद रख लेना आप, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर की बात करें तो जैसे मान लीजिए नॉर्मली 25 अप टू 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इस, लेकिन रूम टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे 5 डिग्री 7 डिग्री जो भी हम बात करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर होता है। तो इस टेम्परेचर पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी मेटल आसानी से क्या करती हैं, वाटर से रिएक्शन कर सकती हैं। तो वो देखिए, आपने S ब्लॉक की बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ये मेटल क्या है, आसानी से नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर से रिएक्शन करेंगे और कौन सी गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं, H2 गैस को प्रोड्यूस कर सकती हैं। वो तो पता है ना, ये वाटर से रिएक्शन करके मेटल क्या करती हैं, बेस बनाती हैं, उसके बाद में क्या देती हैं, H2 गैस देती है साथ में। तो ये सब मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके भी क्या दे सकती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकती हैं। आपको ये याद रखना है, ये रिएक्टिव मेटल है, S ब्लॉक से बिलोंग कर रही है। इसके अलावा कुछ मेटल ऐसी होती हैं जो हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर हम मान सकते हैं कि जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या इसका टेम्परेचर हो, ऐसे वाटर की बात कर रहे हैं। तो उसके साथ कौन कौन सी जो मेटल होंगे, तो ये याद रखने, मोलिब्लेडम, एमो, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, इस तरह की मेटल होती है जो इस टेम्परेचर पे, तो जनरली इनसे क्वेश्चन आता है। तो एल्यूमिनियम किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगी, कैल्शियम कैसे करेगा, कोल्ड वाटर से कौन सी रिएक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो इन मेटल्स को वाटर से रिएक्ट करने के लिए, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कराने के लिए आपको टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा वाटर को, क्योंकि थोड़ी रिएक्टिविटी इनकी क्या है, कम। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये मेटल्स हैं ऐसी जो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर वाटर से रिएक्शन करती हैं और कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रही है, H2 गैस प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कंडीशन सबका वही है, मेटल प्लस H2O, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, ठीक, और साथ में कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं, H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो ये पूछेगा कि कौन सी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, कौन सा हॉट वाटर से। और जब हॉट वाटर से ये हो रहा तो ये तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हॉट वाटर से ही करेंगे। कुछ कई बार क्या होता है स्टीम से, स्टीम का मतलब जिसमें क्या होगा कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, ऊपर हो, यानी वाटर क्या हो, बॉयल होने लग जाए।
तो जब वो स्टीम्स निकलेंगी, वेपर्स निकलेंगी, वो उन मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। तो जनरली इनकी बात करें तो ये है आयरन, Fe, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, Sn, Pb, लेड। ये बहुत ही लेस रिएक्टिव इनके कंपैरिजन में। तो ये सब मेटल्स हैं वो कैसे कर रही हैं, स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनमें आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके अलावा कभी कभी एक बात और पूछ लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के साथ आपने देखा रिएक्शन करी, एल्यूमिनियम की NaOH के साथ रिएक्शन की, ऐसे ही KOH के साथ रिएक्शन करें तो वहाँ पर हमने लिखा था सोडियम मेटाल्यूमिनेट Na2Al NaAlO2, सोडियम मेटाल्यूमिनेट। अगर KOH से रिएक्शन कराऊँ तो क्या बनेगा, पोटेशियम मेटाल्यूमिनेट KAlO2 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन NaOH से और KOH से इस रिएक्शन करने के इस मेथड को बोलते हैं यूनियो मेथड, यूनियो मेथड, UIENO। दिस मेथड के लिए पूछेगा कि ये मेथड कौन सा है, किसके साथ किसकी रिएक्शन करेंगे, तो KOH भी ले सकते हैं, कभी कभार हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, NaOH। जब NaOH लेंगे तो यहाँ पर K की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। लेकिन ये ऑक्सो साल्ट बनाएगा, मेटाल्यूमिनेट बना रहा है। एस ब्लॉक में हमने डिटेल से इस रिएक्शन को डिस्कस किया है और हाइड्रोजन गैस यहाँ बन रहा है। तो ये क्या कौन सा मेथड हो गया, यूनियो मेथड हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो हाइड्रोजन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर, अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो तो बनाने का मेथड हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखिए कि ये कलरलेस गैस है, ठीक है, टेस्टलेस गैस है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है। ये तो सब आपको पता है, इसको क्या लिखना। तो जनरल जो आप देखने हैं तो हाइड्रोजन गैस कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन जो अपने को मेन चीज पढ़नी है वो देखना है कि हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में होती है, डाई एटॉमिक गैस H2, ठीक है, यानी ये ऐसा है, दो हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड होती है, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं कि इसका जो बॉन्ड जो लेंथ है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर होता है। ये आपको याद रखना, दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होता है, 74 पिकोमीटर होता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी बॉन्ड बनने पर कितनी एनर्जी निकलती है या बॉन्ड तोड़ने पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो बात एक ही है। बॉन्ड एनर्जी और या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल होती है, एक ही बात है। तो मैं बॉन्ड एनर्जी बोल दूं या तोड़ने के रिगार्डिंग में क्या बोल सकता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तोड़ना होगा तो मुझे एनर्जी देनी होगी, इसको ब्रेक करना होगा तो। और ये जब बन रहा है H और H रिएक्शन करके, जब ये H2 बनता है तो जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए H2 क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो इसकी जो 436 किलो जूल पर मोल, ये तकरीबन इतनी अमाउंट होती है, 436 किलो जूल, जो कि ज्यादा है। तो आपसे पूछे कि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्योंकि बताएंगे कि छोटी साइज होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है, कम है, इसलिए इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी चाहिए होती है हमको, 436 किलो जूल, एक मोल H बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो जो कि बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पता ना, वो टेम्परेचर जिसपे क्या होता है, गैस या कोई भी लिक्विड, ये जब बॉइलिंग पॉइंट तो किसके लिए बात करेंगे, लिक्विड के लिए बात करेंगे, बॉयल हो जाए और गैस स्टेट में हो जाए, तो इसका मतलब ये गैस है। और जब ये लिक्विड फॉर्म में था तो इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर रहा होगा, तो इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -252 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 252 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में कब रहेगा, जब इससे भी कम टेम्परेचर पे हो, तभी तो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही कम है, और वो भी कितना है, -252 डिग्री। इसका मतलब ये इससे ऊपर हर टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट में रहेगी, गैस स्टेट पे। हाँ, अगर इसका लिक्विफाई करना होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो अलग बात है, क्योंकि हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है। ये हमने गैस स्टेट में पढ़ा है। अगली हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी, जब बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें,
0.2 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये 2-4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आपको याद रखना है। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, ठीक है। हम ये पहले बता चुके हैं कि ये क्या इनफ्लेमेबल है, ठीक है। डायोटोमिक फॉर्म में होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 74 पिकोमीटर होती है। और इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, उसका कारण मैंने बताया, 436, बॉइलिंग पॉइंट -252 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, -259.2 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर, इससे भी कम टेम्परेचर पर अगर होगा कंडीशन, तब ये लिक्विड फॉर्म या सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अदरवाइज तो हमेशा क्या होंगे, गैस स्टेट में। और इतना कम टेम्परेचर करना जनरली आसान नहीं होता, इसलिए हम बोल सकते हैं कि H2 हमेशा किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होने की वजह से इसको लिक्विफाई करना भी आसान नहीं है। आपको पता है जो गैसेस पोलर होती है, पोलर गैस, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको लिक्विफाई करना आसान होता है। लेकिन H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम है, इसलिए जनरली ये किस फॉर्म में रहेगी, गैस फॉर्म में ही रहेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें हाइड्रोजन की आपने अलग अलग जगह भी पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम बात करते हैं, अगर सबसे पहले बात किया कि एक्टिव मेटल से बात की जाए, मेटल के साथ रिएक्शन विद मेटल, तो जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम के साथ अगर H2 रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्राइड बनाता है, NaH, ठीक है। इस तरह से ये हाइड्राइड बना सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि सोडियम पर +1 और H पर -1, ये आगे भी पढ़ेंगे कि मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो बनेगा, रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा, यहाँ H पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो ये मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। और अब इस मेटल हाइड्राइड के बारे में हमने S ब्लॉक में पढ़ा है कि मेटल हाइड्राइड के बारे में देखा, मेटल हाइड्राइड चाहे वो ग्रुप फर्स्ट के हों या फिर फर्स्ट एक ही बात करें या फिर ग्रुप फर्स्ट सेकंड एक ही बात करें, उन सब में अगर नीचे की तरफ जाएंगे डाउन टू बॉटम, तो इनका क्या होगा, लैटिस एनर्जी वो क्या हो जाएगा, लो होगा। नीचे जाने पर जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम नीचे जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो इन मेटल हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, नीचे डाउन टू बॉटम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, लिथियम से लेकर के नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक। तो इन हाइड्राइड की क्या होगा, लैटिस एनर्जी लो होने की वजह से क्या होगा, आप बताइए कि वो आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। जब लैटिस ही कमजोर है, आयोनिक है, नीचे जाने पर लैटिस कमजोर है, तो उनको अलग अलग करना आसान होगा। तो हम बोल सकते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें वो कम हो जाएगी। उनके बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाएंगे तो कम हो जाएंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट नीचे जाएंगे तो कम हो जाएंगे। तो एक ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो लैटिस एनर्जी में कमी होने के कारण उन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। ऊपर की तरफ इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं। हाँ, नीचे जाने पर आयनिक करैक्टर बढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी घट रही है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, नीचे जाने पर घट रही है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी नीचे जाने पर घट रहे हैं। ये हमने जब एक्स्ट्रा बात बताई है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखना, जो ग्रुप सेकंड ए है उसमें बेरिलियम का हाइड्राइड BeH2 और MgH2, ठीक है, ये पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं, पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं और कोवेलेंट नेचर शो करते हैं, कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। क्योंकि मैंने बताया बेरिलियम, मैग्नीशियम वैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो हाइड्राइड है वो क्या होता है, पॉलीमरिक सॉलिड होता है, पॉलीमरिक फॉर्म में होते हैं और कोवेलेंट नेचर के होते हैं। दो बातें। इसके अलावा हमने देखा कि नीचे बाकी में हाइड्रोलिथ वगैरह मैंने S ब्लॉक में पढ़ा है, कैल्शियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वो सब हमने डिटेल से पढ़ रखा। तो यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अब वो मेटल कैसी भी ले सकते हैं इस ब्लॉक की। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये मेटल के साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं तो आयोनिक हाइड्राइड बना है, आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड बना है। नॉन मेटल के साथ बात करते हैं, नॉन मेटल में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह की जो भी है, ऑक्सीजन वगैरह, इनके साथ जो ये
हाइड्रोजन बनेंगे उनको बोलेंगे कोवलेंट हाइड्राइड। नाम का ही हाइड्राइड है एक्चुअली, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। देखिए टेक्निकली हाइड्राइड हमको उसको बोलते हैं जिसमें माइनस चार्ज हो, लेकिन यहाँ पर जनरली हम हाइड्राइड उस सबको बोल सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है। लेकिन हम टेक्निकली हाइड्राइड एक्चुअली उसी को बोलते हैं जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन पे कैसा ऑक्सीडेशन नंबर हो, -1 हो। लेकिन यहाँ बोलने में क्लासिफिकेशन जो जितना भी हाइड्रोजन का दिया है वो 3 तरह के हैं। आयनिक हाइड्राइड जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। हालांकि H उनमें माइनस फॉर्म में नहीं होता, प्लस फॉर्म में ही होगा। जैसे HCl की बात करते थे, HCl में H+ ही फॉर्म में होगा। NH3 की बात करें इस तरह से। और इसी तरह से हम बात करें, कुछ होते हैं इंडस्ट्रियल हाइड्राइड जो D और F ब्लॉक के मेटल के साथ होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो अब इनके साथ बात करें, जैसे आपको पता है कि क्लोरीन के साथ H2 रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, ट्वाइस HCl, ये एसिड बना रहे हैं। HCl, HBr, H, ये सब के सब हम क्या बोल रहे हैं, इनको एसिड बना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। उनमें नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जल्दी से बॉन्ड टूटेगा, जल्दी H+ निकलेगा। यहाँ पर H किस फॉर्म में निकलता है, H+ फॉर्म में निकलता है। यानी सबके सब क्या है, एसिड है। तो ये इनके साथ रिएक्शन होगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, आपको पता है कि H2 गैस की O2 से रिएक्शन कराएं और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट अगर मैं इसको दूं तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। हैबर प्रोसेस आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। यहाँ कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं, Fe, या आजकल क्या काम में लेने लगे, आयरन ऑक्साइड काम में लेते थे। इसमें कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पहले काम में लेते थे मोलिब्डेनम, ठीक है। आजकल मोलिब्डेनम की जगह क्या काम में ले रहे हैं, Al2O3 एज ए प्रमोटर है। ये क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट है। ये इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस काम में लेते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर। तो ये क्या करेगा, आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस। ये हम डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, जो 12th क्लास का पी ब्लॉक है उसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं इसको, ये लो हैबर प्रोसेस। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनाता है। ये सब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है। मेटल के साथ क्या बनाता है, आयनिक, यानी आयनिक हाइड्राइड बनाता है, जिसमें रियल हाइड्राइड एक्चुअली यही है, H- जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन। इसके अलावा हाइड्रोजन की जो रिएक्शन होती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है। अगर आपको याद हो तो हमने देखा कि एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। इस पर H2 रिएक्शन किया, कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं, निकल PDPT, ठीक है। तो इसमें ये दोनों तरफ क्या हुआ, H जुड़ेगा और ये एल्कीन से क्या बन जाएगा, H2H3, ये एल्केन बनेगा, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल हैं, ठीक है, उनमें हाइड्रोजिनेशन, वेजिटेबल ऑयल्स क्या होती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और ये वेजिटेबल फैट बन जाएगा जिसको बोलते हैं वनस्पति घी, इसको डालडा घी भी बोलते हैं। तो ये जब ऑयल में आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑयल फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन हमने देखी। ये सब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा सा इसके आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक तो होता है ऑर्थो आइसोमर, और एक होता है पैरा आइसोमर, ठीक है। तो एक तो ऑर्थो फॉर्म बोल सकते हैं, ऑर्थो फॉर्म, और एक होता है पैरा फॉर्म। ये कौन से मॉलिक्यूल दिखाएंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम बात करें H2, O2, N2, इस तरह से Cl2, जिनमें ऐसा हो। एक सबके सब क्या होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्थो और पैरा फॉर्म दिखा सकते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं H2, तो H2 की लेकर के बात करता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ 2 H बना रहा हूँ, इधर भी 2 H एटम को बना रहा हूँ, ठीक है।
तो आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो अगर इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी स्पिन, दोनों एटम में जो प्रोटॉन है उनकी स्पिन क्या रहे, सेम। ये प्रोटॉन की स्पिन है, प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज रहे या क्या रहे, एंटी क्लॉकवाइज रहे। और अगर एक में तो क्लॉकवाइज रहे और एक में कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इधर ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है प्रोटॉन। इसमें एक प्रोटॉन ऐसे घूम रहा है और दूसरा प्रोटॉन भी ऐसे घूम रहा है। तो अगर सेम स्पिन हो, प्रोटॉन की जो स्पिन क्या हो, सेम हो, सेम स्पिन और एक अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो जब सेम स्पिन हो तो उस डायटोमिक फॉर्म को क्या बोलते हैं, ऑर्थो फॉर्म। और जब अपोजिट स्पिन होगी किसकी, प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट स्पिन में ही होंगे, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में ही होंगे। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे डायटम्स मैं सिर्फ H2 के रिगार्डिंग ही बता रहा हूँ, एक प्रोटॉन इसका, एक प्रोटॉन इसका। अगर दोनों प्रोटॉन की स्पिन सेम है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोफॉर्म। अगर दोनों प्रोटॉन की स्पिन अपोजिट है तो उसको क्या बोलेंगे, पैराफॉर्म। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि इनकी प्रोटॉन की स्पिन का सम क्या हो सकता है, एडिशन करें तो अगर मान लो दोनों क्लॉकवाइज घूम रही है तो +½ और इसका भी कितना होगा, +½ तो इक्वल टू कितना होगा, +1। तो अगर टोटल स्पिन की बात करें, टोटल स्पिन, तो हम क्या बात करेंगे कि इसका +½ इसका भी +½ तो कितना होगा, 1। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मान लो इसका एंटी क्लॉकवाइज होता तो -½ और इसका भी कितना होता, -½ इक्वल टू कितना हो जाता, -1, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो ऑर्थो फॉर्म है उसके अंदर जो टोटल स्पिन का जो सम है, या तो वो क्या होगा, +1 होगा या फिर वो क्या होगा, -1 होगा। इसमें हम स्पिन का अगर सम करें तो अगर एक क्लॉकवाइज है तो इसका +½ प्रोटॉन का स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका क्या होगा, -½ तो इक्वल टू कितना होगा, 0। तो इस कंडीशन में जो स्पिन का जो टोटल है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होते हैं और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो जब प्रोटॉन की स्पिन सेम साइड में होता है तो उसको क्या बोलेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज, उसको तो बोलेंगे ऑर्थोफॉर्म। और अपोजिट साइड में हो तो क्या बोलेंगे, बोलिए, पैरा स्पिन। तो अब आपसे पूछी जाए कि इंटरनल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इन ऑर्थो में और पैरा फॉर्म में इंटरनल एनर्जी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा है सेम स्पिन होने की वजह से। इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी किसमें, ऑर्थो में। ऑर्थो H2 में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, पैरा H2 के कंपैरिजन में। कारण क्या है कि सेम स्पिन होने की वजह से रिपल्सन ज्यादा। तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन बात करते हैं, लो टेम्परेचर, तो नॉर्मली बात करें तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, फिर ऑर्थो की कम हो जाएगी। तो ऑर्थो हाइड्रोजन की कम हो जाएगी और पैरा हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर पे बात करें तो फिर हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और पैरा की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, पैरा की, और ऑर्थो की क्या होगी, कम होगी। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होगी, ऑर्थो की ज्यादा हो जाएगी, पैरा की कम होगी। लेकिन वहां पर अगर टेम्परेचर ज्यादा दे दें तो जो H2 मॉलिक्यूल है वो टूट भी सकता है, क्या हो सकता है, डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। इसलिए हम लो टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो हम बात करें इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा किस में, तो आप बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन में। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पैरा हाइड्रोजन की। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑर्थो की ज्यादा हो जाएगी और पैरा की कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर टू रेयर है, ज्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट होने के चांस भी तो है। तो इसलिए ऑर्थो की स्टेबिलिटी तो बढ़ गई लेकिन वो डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर बात करेंगे। स्टेबिलिटी किस पे ज्यादा होगी, पैरा की ज्यादा होगी। कब, नॉर्मली बात करें तो। क्यों होगी पैरा की, क्योंकि उसमें स्पिन क्या है, अपोजिट स्पिन है। इंटरनल रिपल्सन क्या है, कम है। इंटरनल एनर्जी क्या है, कम है। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी किस में ज्यादा है, ऑर्थो फॉर्म में। पैरा फॉर्म में क्या है, कम।
अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, चलिए उसके पहले ये आप देखिए।